विरोध करो। तो आपको शासन प्रशासन में रोजगार तो नहीं है, मगर मुसलमान का विरोध करने के लिए 24 घंटे का रोजगार और 365 दिन का रोजगार आपके पास है। तो बजरंग दल के लोगों के माध्यम से जहां जहां अजान हो वहां बजरंग दल के ओबीसी के लोग जाकर के हनुमान चालीसा बजाएंगे, ऐसा भी कार्यक्रम शुरू किए। लेकिन इसका भी मुसलमानों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो इससे भी हमारे लोग हिंदू नहीं बन पाए, क्योंकि जब तक मुसलमान प्रतिक्रिया ना करे तब तक हिंदू बनते नहीं। ब्राह्मणों ने सोचा इससे भी नहीं बने, फिर काशी और मथुरा का मामला उठाना। काशी मथुरा का मामला उठाने के बाद भी हमारे लोग मुसलमानों ने प्रतिक्रिया ज्यादा नहीं किया। तो 25 मई का भारत बंद काफी हद तक कामयाब हो गया। तो ब्राह्मणों को लगा कामयाब हो गया, देश भर में जाति आधारित जनगणना की चर्चा शुरू हो गई। अभी इसको जल्दी दबाना है। हाँ बानू है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से छत्रपति साहू महाराज स्मृति शताब्दी वर्ष, छत्रपति साहू जी महाराज जन्मदिन, जाति आधारित जनगणना जागृति अभियान एवं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन जो कि 24 सितंबर को वाराणसी में हो रहा है, उसकी तैयारी के अंतर्गत आज संभाग स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कई विषय चर्चा के लिए रखे गए। छत्रपति साहू जी महाराज के विचारों की वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है, एक आकलन। फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा ही पिछड़े वर्ग को उनके अधिकार दिला सकती है, एक चर्चा। जाति आधारित जनगणना क्यों जरूरी है, शासक वर्ग जाति आधारित जनगणना क्यों नहीं करना चाहता है, क्या जाति आधारित जनगणना से जातिवाद बढ़ेगा अथवा मूल निवासियों द्वारा ओबीसी को उनके वास्तविक मुद्दों और वास्तविक लड़ाई से भटकाने के लिए ही हिंदू मुस्लिम के विवाद खड़े किए जाते हैं, ये आकलन। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी द्वारा वोट लेने के लिए खुद को ओबीसी बताना, फिर जानवरों की गिनती करना मगर ओबीसी की गिनती ना करना ओबीसी के साथ धोखेबाजी है, ये बहस। द सेंसस एक्ट 1948 के तहत राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़े वर्ग की जातिगत जनगणना हो गई तो तुरंत आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी केंद्रीय और राज्य स्तर के संस्थानों में तुरंत एक झटके में मिलेगी, क्योंकि राज्य स्तरीय जातिगत सर्वे ब्राह्मणों के द्वारा नया लागू बात है, एक गंभीर विषय। पिछड़े वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और पृथक निर्वाचन क्षेत्र के बने पिछड़े वर्ग का राजनीतिक आरक्षण ब्राह्मणों की राजनीतिक पार्टी कांग्रेस और बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा। ऐसे कई विषय इस अधिवेशन में चर्चा के लिए रखे गए। साथियों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से देश भर में पिछड़े वर्ग के लोगों को जागृत करने का, संगठित करने का और फिर संगठित शक्ति के साथ सड़क पर उतरकर पिछड़े वर्ग के हक अधिकार के लिए संघर्ष करने का अभियान पूरे देश भर में निरंतर चल रहा है। और इसी जागृति की कड़ी में ये संभाग स्तरीय सम्मेलन पूरे देश भर में चलाएगा। इसके बाद जिले स्तर के भी सम्मेलन चलाएगा। इसके बाद तहसील स्तर के और ब्लॉक स्तर के भी सम्मेलन चलाएगा और फिर ग्राम पंचायत स्तर तक इसको ले जाया जाएगा और गांव स्तर तक भी इसको ले जाएगा। ये इतनी बड़ी जद्दोजहद हम लोगों को क्यों करना पड़ रहा है, इस बात को जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इतनी बड़ी जद्दोजहद इसलिए करना पड़ रहा है कि देश में पिछड़े वर्ग की आबादी 52% है, 52% है। 52% का मतलब ये होता है कि आधे से 2% ज्यादा हमारी आबादी, आधे से 2% ज्यादा हमारी आबादी का मतलब ये होता है कि लोकतंत्र में हम बहुसंख्यक लोग, मगर लोकतंत्र में हम बहुसंख्यक होने के बावजूद भी
हमें इस बात का रोना रोना पड़ रहा है आजादी के 75 साल में कि देश में जानवरों की गिनती होती है, कुत्तों की गिनती होती है, हिजड़ों की भी गिनती होती है, मगर पिछड़ों की गिनती नहीं होती। किसको रोना रोना पड़ रहा है? जिसकी आबादी देश में 50% से भी 2% ज्यादा है, मतलब 52% जिसकी आबादी देश में है, उसको इस बात का रोना रोना पड़ रहा है कि देश में जानवरों की गिनती होती है, कुत्तों की गिनती होती है, हिजड़ों की गिनती होती है, मगर पिछड़ों की गिनती नहीं होती। इसलिए मैं कभी कभी अपने पिछड़े वर्ग के लोगों को पूछता हूं, पढ़े लिखे लोगों को ये बात पूछता हूं कि दुनिया में कितने अजूबे? तो हमारे पढ़े लिखे पिछड़े वर्ग के लोग हमको बताते हैं कि दुनिया में पटेल जी 7 अजूबे हैं, ऐसा किताब में पढ़ाया गया। तो हमने कहा 7 किताब में पढ़ाया गया, ये पता चल गया, मगर अपनी तरफ नहीं देखा क्या? तो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग कहते हैं पटेल जी हम कोई अजूबे हैं, हम अपनी तरफ क्यों देखें? तो हमने कहा लोकतंत्र में जिसकी आबादी आधे से 2% ज्यादा, देश की आजादी के 75 साल में उसकी गिनती तक नहीं हुई, हक हिस्सा मिलने का मामला तो गिनती के बाद आता है। कभी कभी घर में जब 4 भाई होते हैं और 3 भाई को हिस्सा मिल जाता है, एक भाई को नहीं मिलता है, तो भाई क्या कहता है? वो भाई पंचायत बुलाता है, सारे रिश्तेदारों को बुलाता है, गांव में जो माने जाने लोग हैं उनको बुलाता है और कहता है कि इस घर में हमारी गिनती नहीं है, क्योंकि हमें हमारा हिस्सा इस घर में नहीं मिल रहा है, तो अपनी गिनती करवा लेता है, अपना हिस्सा ले लेता है। ऐसे ही देश में हमारी गिनती है, ऐसे ही देश में हमारी गिनती नहीं है और इस बात का एहसास भी हमको नहीं, और एहसास ना होने की वजह से हम इस लड़ाई को लड़ नहीं रहे। वरना ताकत की कोई कमी नहीं है, ताकत तो बहुत है, मगर जो ताकत है उस ताकत का इस्तेमाल हम दूसरों के लिए जरूर कर रहे हैं, अपने हक अधिकार के लिए नहीं कर रहे हैं। ये हमारी समस्या। देश में जितनी बड़ी बड़ी बातें हुई वो पिछड़े वर्ग के लोगों के समर्थन के बगैर कोई बड़ी बात देश में नहीं हो सकती। अगर देश से अंग्रेज गए एक बहुत बड़ी बात थी, देश से अंग्रेज गए 15 अगस्त 1947 को, तो ये एक बहुत बड़ी बात थी अंग्रेजों को देश से भगाना। तो जो ये एक बहुत बड़ी बात थी अंग्रेजों को इस देश से भगाना, उसमें पिछड़े वर्ग के लोगों का जो योगदान था वो बहुत ज्यादा था। उस समय भी पिछड़े वर्ग के लोगों ने ये नहीं सोचा कि चलो अंग्रेजों को तो हम देश से भगा रहे हैं, मगर अंग्रेज चले जाएंगे तो हमको भी कुछ देश में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमने कभी इसके बारे में नहीं सोचा। क्योंकि जब देश का मामला आ जाता है तो हम केवल देश की सोचते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते। हमारी समस्या क्या है? ये समस्या बता, जब देश का मामला आ जाता है तो हम देश के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते। सोचना भी देश के बारे में चाहिए, लेकिन ये जो हमारी भावना है, इस भावना का जो चालाक लोग हैं वो गलत तरीके से इस्तेमाल करने का काम कर रहे हैं और हमको अधिकार वंचित करने का काम कर रहे हैं और हमारे हक अधिकार पर कब्जा करने का काम कर रहे हैं। ये जो हमारी भावना है कि देश के लिए सब कुछ बलिदान कर रहे हैं, ये अच्छी भावना है, मगर इस भावना के आड़ में वो देश का मामला उठाते हैं और देश का मामला उठाकर उसकी आड़ में खुद छुप जाते हैं और फिर देश पर कब्जा कर लेते हैं। किसके समर्थन से? पिछड़े वर्ग के लोगों के समर्थन से देश पर कब्जा कर लेते हैं और फिर पिछड़े वर्ग के लोगों को ही अधिकार वंचित करने का काम बार बार देश में ये प्रयोग होगा। इसलिए इस बात को हम लोगों को जानने और समझने की जरूरत है कि देश में जो बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, उन बड़ी बड़ी घटनाओं में पिछड़े वर्ग के लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। पिछड़े वर्ग के लोगों के शामिल हुए बगैर देश में कोई भी बहुत बड़ी घटना
हो सकती है जैसे आजादी एक बड़ी घटना थी। अंग्रेजों को देश से भगाना एक बड़ी घटना थी, लेकिन उस बड़ी घटना के पीछे भी बैकवर्ड लोग ज्यादा बड़ी संख्या में उस आंदोलन में शामिल थे। लेकिन अंग्रेज चले गए, आजादी को 75 साल हो गए और आजादी के 75 साल में हमारे लोग बहुसंख्यक हैं। लोकतंत्र में 50% से 2% ज्यादा है। हमारे लोगों को देश का शासक बनना चाहिए था, लेकिन शासक बनने की छोड़िए, आजादी के 75 साल में हमको रोना पड़ रहा है कि देश में जानवरों की गिनती होती है, कुत्तों की गिनती होती है, हिजड़ों की गिनती होती है, मगर पिछड़ों की गिनती नहीं होती है। ये रोना आजादी के 75 साल में रोना पड़ रहा है। जो आजादी हमारी वजह से मिली, उसी आजादी के 75 साल में हमको रोना पड़ रहा है। इसलिए हमारे साथ, हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके हमारे साथ जो धोखेबाजी हो रही है, उस धोखेबाजी को हम लोगों को जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए पिछड़े वर्ग में ये अभियान चलाया है। देश भर में कम से कम मैं एक व्यक्ति तो जरूर जो प्रतिदिन ये बात बोलता है कि देश में जानवरों की गिनती होती है, कुत्तों की गिनती होती है, हिजड़ों की भी गिनती होती है, मगर पिछड़ों की गिनती नहीं। कम से कम मैं तो रोज बोलता, क्योंकि मेरे डेली कार्यक्रम रहते, तो डेली कार्यक्रम रहते तो डेली ही बोलता। तो ये जो गिनती होती है, हिजड़ों की होती है, कुत्तों की होती है, जानवरों की होती है। अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में एक खबर छपी थी कि कुत्तों की संख्या कम हो गई। मध्य प्रदेश के अखबारों में छपी थी और उसमें ये भी छपा था मध्य प्रदेश से इतने कुत्ते कम हो गए, देश भर से कम हो गए और मध्य प्रदेश से इतने कुत्ते कम हो गए, ये खबर छपी थी। फिर एक दिन ये भी खबर छपी थी कि बाघों की संख्या भी कम हो गई। सरकार को बाघों की चिंता है, कुत्तों की चिंता है, ओबीसी की चिंता है, वोट देने के लिए चिंता है, मगर गिनती करने के लिए, अधिकार देने के लिए चिंता नहीं। तो ये बात मैं रोज क्यों बोलता? क्योंकि जो हमारा पिछड़े वर्ग का आदमी है उसको क्या लगता, हम क्षत्रिय, क्या लगता, हम क्षत्रिय, हम ब्राह्मण है। हमारे पिछड़े वर्ग के कुछ लोग ब्राह्मणों की टाइटल लगाते, कुछ ठाकुरों की टाइटल लगाते, कुछ वैश्यों की टाइटल लगाते हैं। मैं देश भर में घूमता हूं और वो बताते भी हम ब्राह्मण, हम क्षत्रिय, हम वैश्य। उनको क्या लगता है? उनको लगता है कि टाइटल बदलने से हम अगले हो जाए। पिछड़ा सुनना, कहना हमारे लोगों को अच्छा नहीं लगता, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, मगर क्या करें, जब पिछड़े हैं तो पिछड़ा कहना पड़ेगा। करें क्या, इसका रास्ता क्या है? पहले अगर बीमारी हो गई तो बीमारी स्वीकार करना पड़ेगा, और जब बीमारी स्वीकार करेंगे तो उसका इलाज करेंगे, और इलाज करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। जब ठीक हो जाएंगे तब थोड़े ही कोई कहेगा नहीं आप बीमार हैं। जब तक आप बीमार हैं तब तक बीमार हैं, जब आप ठीक हो जाएंगे तो कोई आपको नहीं कहेगा कि आप बीमार हैं। लेकिन जब बीमार हैं और बीमारी को नहीं स्वीकार करेंगे तो बीमारी ज्यादा बढ़ जाएगी, और बीमारी ज्यादा बढ़ जाएगी तो जानलेवा हो जाएगी। बीमारी जान लेगी, इतना बढ़ जाएगी। जब तक आदमी बीमारी को स्वीकार नहीं करता, जिसको कोविड हो गया और स्वीकार नहीं किया मुझे हो गया, तो हॉस्पिटल जाएगा नहीं, जाएगा नहीं, जाएगा तो मर जाएगा। अगर ये बीमारी हो गई तो जितना जल्दी उसको स्वीकार कर लो कि बीमारी हो गई, अब इसका इलाज करना, उतना ही आपके फायदे में है। अगर पिछड़े वर्ग के लोग आज बैकवर्ड हो गए, अभी हमारे पूर्व के राजा महाराजा, हमारे लोगों का राज था, तब हम बैकवर्ड नहीं थे, लेकिन आज हो गए। तब नहीं थे, आज हो गए। अगर आज हो गए हैं हम बैकवर्ड, तो आज हमें इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए कि हम बैकवर्ड हो गए। पहले ये स्वीकार करना, फिर जब हम बैकवर्ड हो गए हैं तो हमें फॉरवर्ड बनना है। तो टाइटल बदलने से फॉरवर्ड बन जाएंगे, टाइटल बदलने से फॉरवर्ड नहीं बन सकते। फिर कैसे बन सकते? अगर 52% ओबीसी है,
52% हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ ले तो लोकसभा में 52% हो जाए, विधानसभा में 52% हो जाए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में 52% हो जाए, प्रशासन में 52% हो जाएगा, जगह जमीन कल कारखाना उद्योग धंधा हर जगह हर क्षेत्र में 52% हो जाए, मीडिया में 52% हो जाए। अगर हर जगह 52% हो जाएगा तो अगला नहीं हो जाएगा। अगर हर जगह 52% हो जाएगा तो अगला हो जाएगा। हम अगला बनना चाहते हैं मगर ये लड़ाई लड़कर अगला नहीं बनना चाहते। हम अगला बनना चाहते हैं मगर टाइटल बगैर कर अगला बनना चाहते। आसान काम है, नाम के आगे बढ़ा लिया बस हो गया। हमारे लोग लगता है इससे अगले बन जाएंगे, इससे नहीं बनेंगे। अगर वास्तव में पिछड़े वर्ग के लोग अगला बनना चाहते हैं तो अगला बनने के लिए अपने हिस्सेदारी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और ये हिस्सेदारी की लड़ाई केवल हिस्सेदारी की लड़ाई नहीं है, शासक बनने की लड़ाई है। अगर आप शासक बन जाओगे तभी बैकवर्ड रहोगे। शासक बैकवर्ड होता है, शासक बैकवर्ड नहीं होता है, शासित लोग बैकवर्ड होते हैं। आज हम शासक नहीं है, हम शासित हैं। शिवराज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, शिवराज शासक नहीं है। शिवराज को मुख्यमंत्री बनाने वाले आरएसएस के ब्राह्मण बना रहे हैं, शिवराज बन रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वास्तविक शासक ब्राह्मण है, शिवराज नहीं। हमारा आदमी मंत्री बन जाता है, डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन बन जाता है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का, नगर पालिका नगर पंचायत का चेयरमैन बन जाता है, नगर निगम का चेयरमैन बन जाता है। उसको क्या लगता है शासक बनते? शासक थोड़े ही बन गए। हमारे लोगों को इतना भी समझ में नहीं आता। पिछड़े वर्ग के लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट कहां तक है? पंचायत चुनाव। पिछड़े वर्ग के लोगों का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट कहां तक है? पंचायत चुनाव है। ब्राह्मणों ने भी सोचा पंचायत चुनाव दे दिया जाए। ये सारे जितने इनके लड़ने भिड़ने वाले लोग हैं तो पंचायत चुनाव में उलझे रहेंगे। और बड़ा जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का मामला है वो हम ब्राह्मण देखें। अब हमारे लोगों को ये बात समझना चाहिए, सरपंच को, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंबर को, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन को कोई कानून बनाने का अधिकार है? मुख्यमंत्री को कानून बनाने का अधिकार है मगर उसकी भी सीमाएं बहुत लिमिटेड है, बहुत ज्यादा नहीं। ज्यादा ताकत किसके पास में? ज्यादा ताकत देश के प्रधानमंत्री के पास में है। वहां से कानून बनता है। देश की संसद के पास कानून बनाने की बड़ी ताकत है। वहां तक हमारा आदमी पहुंच ही नहीं पाता। पहुंचने की तो छोड़ो, सोच भी नहीं पाता वहां तक। और फिर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन बन के कहता हम बैकवर्ड है, हमारे पास फॉर्च्यूनर गाड़ी, बड़ी बिल्डिंग है, हम बैकवर्ड कैसे? सोचा हम बैकवर्ड कैसे? तो हमारा जो ओबीसी समाज का आदमी है उसको ये भी समझ में नहीं आता कि हम बैकवर्ड कैसे? बैकवर्ड कैसे? हमारा समाज सोशली बैकवर्ड है, एजुकेशनली बैकवर्ड। हमारा जो पिछड़ा वर्ग है वो सोशली बैकवर्ड है और एजुकेशनली बैकवर्ड। इसके आधार पर हम बैकवर्ड हैं, इसके आधार पर रिजर्वेशन मिलता है। तो जब मैं ये बात रोज बोलता हूं कि जानवरों की गिनती होती है, कुत्तों की गिनती होती है, हिजड़ों की गिनती होती है मगर पिछड़ों की गिनती नहीं होती, तो क्यों बोलता? ताकि हमारे लोगों के दिमाग को थोड़ा धक्का लगे। जो सोचता है हम फॉरवर्ड हो गए हैं उसको थोड़ा धक्का लगे। क्यों धक्का लगना चाहिए? कभी कभी घर में गाड़ी आप बहुत दिन तक खड़ी रख देते हो, कहीं आना जाना नहीं है, 1 महीने खड़ी हो गई, 1.5 महीने खड़ी हो गई, 2 महीने तक खड़ी है, तो क्या होता है? उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। और जब उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो आप सेल्फ लगाते हो मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है क्योंकि बैटरी हो गई डिस्चार्ज। तो हम लोग क्या करते हैं? भाई 4 आदमी आ जाओ, पीछे से धक्का लगा दो, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। 4 आदमी आकर पीछे से धक्का लगाते हैं, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है।
फिर दोबारा धक्का नहीं लगाना पड़ता। क्यों? क्योंकि गाड़ी के अंदर ही सिस्टम है, वो बैटरी को चार्ज करती रहती है, फिर बैटरी चार्ज हो जाती है और सेल्फ लगाने से गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। जैसे गाड़ी की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो उसको धक्का लगाना पड़ता है, वैसे जो ओबीसी समाज के लोग हैं इनका दिमाग डिस्चार्ज हो गया है तो इनके दिमाग को धक्का लगाना पड़ता है। तो ये धक्का लगाने के लिए मुझे ये बोलना पड़ता है रोज कि देश में जानवरों की गिनती होती है, कुत्तों की गिनती होती है, हिजड़ों की भी गिनती होती है, मगर पिछड़ों की गिनती नहीं होती है। तो ओबीसी के आदमी के दिमाग को धक्का लगता है। हम जानवरों से भी गए गुजरे हो, कुत्तों से भी गए गुजरे हो गए, हिजड़ों से गए गुजरे हो गए, ज्यादा ही गए गुजरे हो गए। हम तो अपने को फॉरवर्ड समझ रहे थे, ये तो जानवरों की हो रही, कुत्तों की हो रही, हिजड़ों की हो रही, मगर पिछड़ों की नहीं हो रही है। इतना ज्यादा मामला बिगड़ गया तो उसके दिमाग की गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो पिछड़े वर्ग के लोगों के दिमाग की गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए ये मुझे रोज रोज बोलना पड़ता है। लगातार पिछड़े वर्ग में जाति आधारित जनगणना के लिए अभियान चल रहा है, वामसेब के माध्यम से चल रहा है, भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से चल रहा है, बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से भी चल रहा है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से प्रतिदिन ये अभियान चल रहा है। कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन ये अभियान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की तरफ से न चले। और 25 मई 2022 को हम लोगों ने इसके लिए भारत बंद भी किया। भारत बंद का प्रभाव रहा और प्रभाव का नतीजा रहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने मिल करके ये फैसला किया कि हम जाति जनगणना करें। टीवी वालों ने खबर चलाया कि जाति जनगणना पर फैसला हो, मगर एक्चुअल बात क्या है? जब आप भारतीय संविधान पढ़ोगे तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के सब्जेक्ट हैं। एक सेंट्रल का सब्जेक्ट है, केंद्र सरकार का सब्जेक्ट, एक स्टेट का सब्जेक्ट है और एक कॉमन सब्जेक्ट। तो जो जनगणना का मुद्दा है ये स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट नहीं है। कोई वकील यहां होंगे तो उनको पता होगा इस बात का। जो जनगणना का मुद्दा है वो स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। जब वो सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में है, जनगणना कब होगी, कैसे होगी, ये अधिकार किसी भी राज्य सरकार को नहीं है, ये अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को। राज्य सरकार क्या कर सकती है? ज्यादा से ज्यादा सैंपल इकट्ठा कर सकती है, सर्वे कर सकती है। जनगणना राज्य सरकार की जनगणना मान्य नहीं है क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, ये स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट नहीं। शरद पवार जी ने भी बयान दिया था कि महाराष्ट्र में भी जाति आधारित जनगणना होनी थी। तो पंडितों ने सोचा कि बिहार में तो हमारे समर्थन से सरकार थी, वहां तो रोक नहीं पाए, यहाँ तो महाराष्ट्र में शरद पवार के समर्थन से सरकार है, यहाँ कैसे रोकेंगे? सरकार ही गिरा दिया, ईडी का उपयोग करके सरकार गिरा दिया। वो सारी जानकारी आप लोगों को है। तो उसका प्रभाव हुआ भारत बंद का। लेकिन राज्य स्तर पर जनगणना होने से जो हमारी समस्या है उसका समाधान नहीं होगा। क्यों नहीं? सेंट्रल गवर्नमेंट उसको मानेगी नहीं, बोर्ड उसको मानेगा नहीं। क्यों? वो कहेगा ये जनगणना तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, राज्य सरकार का जनगणना मान्य नहीं। राज्य सरकार केवल सर्वे कर सकती है। इसीलिए नीतीश कुमार ने जब फैसला लिया, बोलने में जनगणना बोल रहे थे लेकिन फैसला जो आर्डर निकाला वो सर्वे का निकाला। तो एक तो ये बात जनगणना के संदर्भ में हम लोगों को जानने की जरूरत है। दूसरा, क्या जाति आधारित जनगणना से जातिवाद बढ़ेगा? क्योंकि जब 25 मई का भारत बंद घोषित किया है, जब जब जनगणना का मुद्दा उठता है तो टीवी और अखबार वाले लगातार आर्टिकल लिखना शुरू करते हैं और आर्टिकल लिखकर ये कहते हैं कि इससे जातिवाद का जहर घुल जाए। टीवी पर डिबेट होती है कि ये कहा जाता है इससे जातिवाद का जहर बढ़े, तो हमारे लोग भी गुमराह हो जाते हैं। हमारे लोगों को भी लगता है कि इससे जातिवाद बढ़ जाए।
क्योंकि हमारे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अता पता कुछ नहीं है, मगर वो सबसे बड़े जेंटलमैन बनते हैं। हमारे में बहुत सारे ओबीसी समाज में खास तौर से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एबीसीडी की जानकारी जिस चीज के बारे में ना हो, वो पंडित का डिबेट टीवी पर सुनकर 10 आदमी को गुमराह जरूर करते हैं चौराहे पर बैठकर। ऐसे लोगों की संख्या हमारे समाज में, ओबीसी समाज में बहुत ज्यादा है। तो हमें ये बात का पता चला कि अरे ये जाति जनगणना का हम लोग अभियान चला रहे हैं, और दूसरी तरफ जो ब्राह्मण द्वारा अखबार और टीवी में जो डिबेट किया जा रहा है, उसकी वजह से हमारे ही जेंटलमैन लोग जो हैं, जो दिखाते हैं जेंटलमैन है, जातिवाद के विरोध में है, राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्रवादी है, ऐसे जो जेंटलमैन है ना हमारे ही ओबीसी के लोग, तो वो चौराहे पर बैठकर वो टीवी वाली बात को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने कहा इसको चर्चा का विषय बनाना पड़ेगा। तो मैं अभी देश भर में लोगों को पूछ रहा, आपको भी पूछ रहा, आपके इलाके में जाति और जाति को लेकर कोई दंगा हुआ आज तक? नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ देश भर में। जाति जाति का कोई दंगा देश भर में कहीं नहीं है। धर्म और धर्म का दंगा हो रहा है नहीं हो रहा है देश भर में हो रहा। धर्म के आधार पर गिनती हो रही है, धर्म के आधार पर दंगा हो रहा है। कोई ब्राह्मण ये आर्टिकल नहीं लिख रहा है कि गिनती की वजह से धर्मवाद बढ़ रहा है, संप्रदायवाद बढ़ रहा है, और इसलिए धर्म के आधार पर जो जनगणना हो रही है इसको रोके। कोई अखबार में आर्टिकल पढ़ा जिसके आधार पर दंगे हो रहे हैं, उसको रोकने के लिए कोई भी अखबार वाला, कोई टीवी वाला, कोई टीवी का एंकर बहस नहीं कर रहा। धर्म के आधार पर गिनती हो रही, क्षेत्र के आधार पर गिनती हो रही, भाषा के आधार पर गिनती हो रही। इससे न धर्मवाद बढ़ रहा है, संप्रदायवाद बढ़ रहा है, न भाषावाद बढ़ रहा है, न क्षेत्रवाद बढ़ रहा है। मगर ब्राह्मणों का ऐसा कहना है कि जाति के आधार पर गिनती से जातिवाद बढ़ जाए, जाति का जहर घुल जाए, जैसे कि कुछ बचा हुआ है। जितना जातिवाद बढ़ना था वो तो बढ़ गया, और ये ब्राह्मणों ने ही बढ़ाया। एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने का काम तो ब्राह्मण ही करते। बैकवर्ड को बैकवर्ड से लड़ाने को, शेड्यूल कास्ट को शेड्यूल कास्ट से लड़ाने का कौन काम करता? ब्राह्मण ही करते। फिर बैकवर्ड को शेड्यूल कास्ट से लड़ाने का, शेड्यूल कास्ट को शेड्यूल ट्राइब से लड़ाने का, और शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट को मुसलमान से लड़ाने का, ईसाई से लड़ाने का, सिख से लड़ाने का, ये काम कौन करता है? ब्राह्मण ही कर रहे हैं, देश भर में ब्राह्मण कर। तो ये जाति का फायदा ब्राह्मण उठा रहे थे, लेकिन जब जाति आधारित गिनती होगी तो ब्राह्मणों को डर लगता है कि इससे उनकी पोल खुल जाएगी, जो छुपा हुआ है ना, ढका हुआ है, वो ओपन हो जाए। क्योंकि हम केवल ओबीसी की गिनती की मांग नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं ब्राह्मणों की भी गिनती करो, क्षत्रियों की भी गिनती करो, वैश्यों की भी गिनती करो, और शूद्रों की भी गिनती करो। हम तो सबकी गिनती की मांग कर रहे हैं, एक की नहीं कर रहे। तो गिनती से क्या होगा? ब्राह्मण करा कि उसको लगता है गिनती हो जाएगी, सबसे पहले क्षत्रिय हमारे खिलाफ मोर्चा हो। सबसे पहले कौन मोर्चा खोल देगा? क्षत्रिय मोर्चा खोल देगा। क्यों खोल देगा? कहेगा अरे पंडित जी, हम तो सवर्ण के नाम पर तुमको समर्थन करते हैं, और तुम सवर्ण के नाम पर समर्थन हमारा लेते रहे, और सारी मलाई अकेले ही खाते रहे। आंकड़े कह रहे हैं, जाति आधारित जनगणना के आंकड़े कह रहे हैं कि तुमने हमको नहीं बख्शा, तुम हमें भड़काते रहे, क्षत्रिय लोगों को शेड्यूल कास्ट के खिलाफ भड़काते रहे, ओबीसी के खिलाफ भड़काते रहे, आदिवासी के खिलाफ भड़काते रहे, मुसलमान के खिलाफ भड़काते रहे। तुम हमको भड़काते रहे, हम उनसे पंगा लेते रहे, हम उनसे लड़ते रहे, और खा लिए तुम हमारा भी हिस्सा, हमको भी नहीं बख्शा। हम तुम्हारे कहने पर लड़ते रहे, और तुम हमारे हिस्से की मलाई भी खुद ही खाते रहे। तो सबसे पहला मोर्चा किसका खुलेगा? क्षत्रिय लोगों का खुल जाएगा, फिर वैश्य लोगों में खुल जाए। बोलेगा आरएसएस में चंदा सबसे ज्यादा तो हम लोग देते हैं, और हमारे आदमी को हिस्सा ही नहीं देते हो। तो वैश्य लोगों का मोर्चा खुल जाएगा ब्राह्मणों की। फिर ओबीसी क्या कहेगा? पंडित जी टाटा मारेगा, बोलेंगे टाटा मारेगा, बोलेगा पंडित
पंडित जी इतना दिन से मुसलमानों के खिलाफ में भड़काते रहे कि मुसलमान का कब्जा हो जाएगा, कब्जा हो जाएगा, और हम लोग भी सोचते रहे कि मुसलमान का कब्जा हो जाएगा। लेकिन ये आंकड़े क्या कह रहे हैं? तो आंकड़े कह रहे हैं पंडित जी तुम हमको मुसलमानों से लड़ाते रहे और मुसलमान को भी जीरो कर दिया, हमको भी जीरो कर दिया और कब्जा तुम कर दिया। इसलिए अब या तो तुम ही हिंदू बने रहो या तो हम ही को बने रहने दो, हमारा तुम्हारा एक में नहीं चलेगा, हमारा तुम्हारा एक में नहीं चलेगा। तो धार्मिक क्रांति हो जाएगी। जब ओबीसी ब्राह्मणों को छोड़ेगा तो सामाजिक क्रांति हो जाएगी, और जब ओबीसी जागेगा ब्राह्मणों को छोड़ देगा तो राजनीतिक क्रांति हो जाएगी। तीन क्रांति हो जाएगी, धार्मिक क्रांति हो जाएगी, सामाजिक क्रांति हो जाएगी, राजनीतिक क्रांति हो जाएगी। धर्म के आधार पर ब्राह्मणों का वर्चस्व है, राजनीति के आधार पर ब्राह्मणों का वर्चस्व है, और समाज के आधार पर ब्राह्मणों का वर्चस्व है। ये तीन क्रांतियां हो जाएंगी तो ब्राह्मणों का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। इतना अकल हमारे लोगों को तो नहीं, जेंटलमैन लोगों को, जेंटलमैन बन के चौराहे पर बोलते हैं, उनको इतना अकल नहीं है। वो तो टीवी वालों की सुना, अखबार का आर्टिकल सुबह पढ़ा चाहते, और वो चौराहे पर चार आदमी को गुमराह करने के लिए उसको लेकर पहुंच जाते हैं। तो इसलिए हमने इसका विषय बनाया इससे क्या हो सकता है। तो जब ऐसा होगा तो क्या, जब गिनती हो जाएगी तो जो लोग हक अधिकार सबको नहीं देना चाहते अपने आप ही हट जाए, और जो सबको हक अधिकार देना चाहते हैं ऐसे लोग आ जाएंगे। क्योंकि वो लड़ाई कर रहे हैं तो आ जाएंगे, तो आ जाएंगे। तो गिनती के बाद जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हिस्सा दिया जा सकता है, चाहे वो बैकवर्ड हो, चाहे वो मोस्ट बैकवर्ड हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, चाहे वो मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, जो भी, उसको जिसका जितनी संख्या है उसको उतना हिस्सा दिया जा सकता है, और सबके साथ न्याय हो सकता है। अगर सबके साथ न्याय हो गया तो जाति जाति के नाम पर लड़ने की कोई जरूरत बचेगी, तो जातिवाद कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। क्योंकि तब जातिवाद को खत्म करने वाले लोग व्यवस्था में आ गए। अभी जातिवाद को बढ़ाने वाले लोग व्यवस्था में। जाति किसने बनाई? हमारे बाप दादा ने बनाई क्या है? अगर बनाती तो बनाने वाले इतने मूर्ख तो हो नहीं सकते कि अपने को ही लाज जूता खाने के लिए नीचे रख ले। इतना मूर्ख बनाने वाला कैसे हो सकता? बनाने वाला तो बुद्धिमान ही होगा तभी बनाएगा, मूर्ख होगा तो बना नहीं सकता। तो अगर विद्वान आदमी ने बनाया होगा तो विद्वान आदमी अपने को तो नीचे नहीं रखेगा लाज जूता खाने के लिए। इससे भी ये बात प्रमाणित होती है कि जाति हमारे पुरखों ने नहीं बनाई, जाति ब्राह्मणों ने बनाई। लेकिन आज जब हमारे लोगों के अंदर चेतना जागृति पैदा हो रही है तब उनको डर लग रहा है कि अगर जाति आधारित जनगणना हो गई तो हमारा वर्चस्व खत्म हो जाएगा। तो इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। ये जातिवाद बढ़ने का मामला नहीं है, बल्कि जब सबको सबका हिस्सा मिल जाएगा तो जातिवाद खत्म हो जाएगा। ब्राह्मणों का वर्चस्व खत्म होगा तो इस देश का मूल्यवासी आदमी देश की सत्ता में आएगा। उसको तो जाति का नुकसान हो रहा है, तो जाति के लिए क्यों कोशिश करेगा? जाति बनी गए तो क्या करेगा? जाति खत्म हो इसके लिए वैचारिक अभियान चलाएगा, टीवी में अखबारों में डिबेट चलाएगा, अंतरजातीय शादी विवाह को प्रोत्साहन देगा, तो जाति खत्म हो। तो जाति को खत्म करने वाले लोग, जिनको जाति का नुकसान हो रहा है, जो जाति का अपमान झेल रहे, ऐसे लोग अगर आएंगे पावर में तो वो जाति को खत्म करने का काम करेंगे। आज ऐसे लोग हैं जो जाति को खत्म नहीं करना चाहते बल्कि बनाकर रखना चाहते हैं, क्योंकि वो जाति का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब विकास पटेल कितना भी बढ़िया बात करे, पंडित दूसरे जाति के आदमी को भड़का सकता है। किस आधार पर? जाति के आधार पर। अरे वो तुम्हारी जाति का थोड़ा हो, इस जाति का भड़का सकता है। तो जाति का उपयोग ब्राह्मण बहुजन समाज के लोग संगठित ना हो इसके लिए कर रहे हैं। बहुजन समाज के लोग संगठित ना हो इसके लिए कर रहे। जाति का नशा तो बैकवर्डों में बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ है। दो नशा है, एक जाति का, एक धर्म।
दोनों ब्राह्मणों ने चलाया, उसका इस्तेमाल ब्राह्मण कर रहे। आज हर जाति का आदमी अपने जाति का महापुरुष हो रहा है। आप देखोगे वो जाति महासभा वो अपनी जाति के महापुरुष की जयंती मनाएगी, उस जाति की महासभा अपने जाति के महापुरुष की जयंती मनाएगी, उस जाति की महासभा अपने जाति के महापुरुष की जयंती मनाएगी। तो महापुरुष एक जाति का है, कोई भी महापुरुष एक जाति का। क्यों? एक जाति के लिए काम करने वाला आदमी महापुरुष हो ही नहीं सकता। एक महापुरुष का नाम बनाओ जिसने एक जाति के लिए काम किया। एक जाति के लिए काम करने वाला आदमी महापुरुष नहीं हो सकता है। जो समाज के लिए, देश के लिए और मानवता के लिए काम करता है वो महापुरुष होता है। मानवता के लिए जो काम करता है वो महापुरुष होता है। आज जिन लोगों का फोटो हम लोगों ने छाप रखा, ये कौन? इन्होंने एक जाति के लिए काम नहीं किया, मानवता के लिए काम किया। इनके अलावा भी बहुत सारे महापुरुष हैं जिनका हम लोग नहीं छाप पाए, उन्होंने भी मानवता के लिए काम किया। तो जिन्होंने मानवता के लिए काम किया, देश के लिए काम किया, समाज के लिए काम किया, वो महापुरुष होते हैं। लेकिन आज उन महापुरुषों को हम जाति जाति में बांट रहे हैं और जाति जाति में बांटने की वजह से जो महापुरुषों का लक्ष्य था, मकसद था, उसको हम संकुचित कर रहे हैं, उनको संकुचित कर रहे हैं और इससे हम अलग थलग पा रहे हैं। और अलग थलग अलग होने पर पिटाई होना आसान है। डिस्कवरी चैनल अगर आप लोग देखो तो जानवर का शिकार कब होता है? जब वो झुंड से अलग हो जाता है, तब शिकार। तो ब्राह्मण क्या करता है? हमारे लोगों को जाति जाति के नाम पर भड़काता है और एक एक जाति को अलग करता है। क्योंकि अगर ओबीसी के नाम पर इकट्ठा है, एससी के नाम पर इकट्ठा है, एसटी के नाम पर इकट्ठा है, मुसलमान के नाम पर इकट्ठा है और एससी ओबीसी माइनॉरिटी मिलकर बहुजन के नाम पर इकट्ठा रहे, मूल्यवासी नाम पर इकट्ठा रहे, तो ब्राह्मण शिकार नहीं कर सकते। ब्राह्मण एक एक को भड़काता है और एक एक का शिकार करता है, सबके साथ वही बर्ताव करता है, मगर अलग अलग करके करता है। पहले अलग करता है, फिर गलत व्यवहार करता है। तो ये ब्राह्मणों का तरीका है। आज भी क्या है, जाति का नेता जाति में आता है तो क्या कहते? सारी जाति आगे चली, अपनी पीछे है, सबकी आगे चली, अपनी पीछे है। तो ऐसे हम पिछड़े। उसमें भी जो जाति का नेता आता कहता है सारी आगे चली गई, हमारी पीछे रह गई। तो गांव का आदमी सोचता है नेताजी आए बता रहे कि सब बिरादरी आगे चली गई, अपनी ही पीछे रह गई है। जब अपनी ही पीछे रह गई है तो नेताजी आए हैं, अगर इनके पीछे हम लोग चले तो ये अपनी जाति को आगे ले जाए। तो जाति का आदमी जाति के नेता के पीछे खड़ा हो जाता है। अब जाति का आदमी जाति के नेता के पीछे और जाति का नेता अमित शाह के पीछे, सोनिया गांधी के पीछे। जाति का आदमी जाति के नेता के पीछे और जाति का नेता अमित शाह सोनिया गांधी के पीछे। अभी 27-28 मिनिस्टर उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले बनाए बीजेपी ने, सेंट्रल मिनिस्टर। बड़ा प्रचार हुआ कि मिनिस्टर बना दिया, बैकवर्ड समाज के इतने लोगों को मिनिस्टर बना दिया, इतने को बना दिया। तो हमने अपने कुछ लोगों को कहा थोड़ा पता करो, दिल्ली में बैठकर ऑफिस में एक भी आर्डर इन मंत्रियों ने बैकवर्डों के हित में निकाला क्या? तो हमारे कुछ साथियों ने हमें बताया सर उनको अभी ऑफिस ही अलॉट नहीं हुआ। तो हमने कहा ऑफिस इसलिए नहीं अलॉट हुई उनको कि उनको ऑफिस में बैठकर बैकवर्डों का भला करने के लिए मिनिस्टर नहीं बनाया गया, बल्कि उनको प्रचार करने के लिए मिनिस्टर बनाया गया कि अपनी अपनी बिरादरी में जाओ और अपनी अपनी बिरादरी वालों को बताओ कि भारतीय जनता पार्टी ने हमको मिनिस्टर बनाया है, इसलिए सारी बिरादरी का वोट भारतीय जनता पार्टी को ही जाना चाहिए। तो ये तो फिर केंद्रीय मिनिस्टर का ये काम नहीं है। केंद्रीय मिनिस्टर का काम तो ये है कि अगर वो बैकवर्ड के तहत बना है तो वो दिल्ली में बैठकर बैकवर्डों के हित में फैसले करे, ये केंद्रीय मिनिस्टर का काम है। अगर वो गांव में जाकर के बिरादरी के लोगों को बता रहा है कि नहीं भाजपा का वोट करो क्योंकि उसने हमको मंत्री बनाया,
तो इसका मतलब वो केंद्रीय मंत्री नहीं है, वो भाजपा का प्रचार मंत्री है। जिसको वो केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं वो केंद्रीय मंत्री नहीं है, वो भाजपा का प्रचार मंत्री उसको बनाया है, केंद्रीय मंत्री नहीं बनाया है। तो जाति का इस्तेमाल आज की तारीख में ब्राह्मण अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए कर रहे हैं। जातियां उन्होंने बनाई ताकि हमें विभाजित किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा विभाजित किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा विभाजित करके हमारे लोगों को अलग अलग किया जा सके, अलग अलग करके हमें आपस में लड़ाया जा सके और हम आपस में लड़ेंगे और फिर हम सब अलग अलग जाकर समर्थन उसी को करेंगे। हम यहाँ लड़ेंगे आपस में, अलग अलग लड़ेंगे, फिर हम सब मिलकर जाकर समर्थन उसी को करेंगे। ये बहुत बड़ी साजिश जाति के नाम पर आज भी ब्राह्मणों द्वारा की जा रही है और इसका फायदा ब्राह्मणों को हो रहा है। अगर जाति आधारित गिनती हो जाए तो उनकी ये पोल खुल सकती है। तो इसलिए ये छोटा मामला नहीं है, बड़ा मामला है, बड़ा मामला है। इसलिए इसके लिए संघर्ष भी लंबा है। छोटा मामला होता तो कर लेते, बड़ा मामला है, इसलिए इसके लिए बड़ा संघर्ष करने की जरूरत है। तो इसलिए ये देश भर में हम लोग इसको लेकर अभियान चलाने का काम कर। अब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, चुनाव में कहा मैं नीच जाति का, मैं पिछड़ी जाति का हूं, इसलिए हमारा अपमान होता है। हमारे लोगों ने सोचा यार वास्तव में पिछड़ी जाति का है, इसीलिए तो इसका अपमान हो रहा है, कह रहा हमारा अपमान हो रहा है, इसको प्रधानमंत्री बना देते हैं, कल्याण हो जाए। तो 14 में नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री हमारे लोगों ने, पिछड़े वर्ग के लोगों ने बना दिया। किसी की कुछ नहीं सुना, किसी की कुछ नहीं सुना। 14 में प्रधानमंत्री कहा इस बार पटेल जी कुछ मत कहो, आपका बहुत सम्मान करते हैं, मगर इस बार एक बार मोदी जी को बना लेंगे। तो अपने वर्ग का आदमी है, पिछड़े वर्ग का आदमी है, पहले उसको बना लेंगे। तो 14 में बन गए, फिर दोबारा भी बन गए। महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट गई इस बात के लिए, या तो 2011 के जाति के आंकड़े ओपेट किए जाए जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हुआ है, या तो 2021 की जनगणना में जाति आधारित जनगणना कराई जाए। इस बात के लिए महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट इस बात के लिए गई तो नरेंद्र मोदी जी की सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लगाया कि ना हम वो आंकड़े दे सकते हैं 2011 के, और ना ही हम 2021 की जनगणना में हम ओबीसी की गिनती कर सकते हैं, ना हम आंकड़े दे सकते हैं जो हुआ था उसका, और ना 2021 की जो जनगणना होगी उसमें हम गिनती करेंगे। इसका क्या मतलब? आप मूर्ख से मूर्ख आदमी को ढूंढो और कहो कि अपने हाथ में कुल्हाड़ी ले लो और अपने पैर पर चला लो, तो मूर्ख से मूर्ख आदमी भी अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारेगा, बोलेगा कि हम मूर्ख हैं, ये बात हम स्वीकार करते हैं, लेकिन इतने मूर्ख नहीं है कि अपना पैर अपने हाथ से काटे। तो कोई भी महामूर्ख आदमी भी अपने पैर को अपने हाथ से नहीं काटता। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, उनको मूर्ख कहा नहीं जा सकता। देश के प्रधानमंत्री को आप मूर्ख कैसे कह सकते? कह ही नहीं सकते। तो नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, खुद को पिछड़ी जाति का कहते हैं और फैसला किया कि पिछड़ी जाति के लोगों की गिनती नहीं करें, मतलब ये कुल्हाड़ी मार दिए। फिर 314 पिछड़े वर्ग के बच्चे जो यूपीएससी की परीक्षा पास किए थे, आईएएस की परीक्षा पास किए थे, उनकी नियुक्ति को क्रीमीलेयर के नाम पर रोक दिया, दूसरी कुल्हाड़ी चला दी। फिर पिछड़े वर्ग के बच्चों की स्कॉलरशिप बंद कर दी, तीसरी कुल्हाड़ी चला दी। फिर बजट में कोई प्राविधान पिछड़े वर्ग के लिए नहीं किया, चौथी कुल्हाड़ी चला दी। फिर 3 काले कानून किसानों के खिलाफ ले आए, तो किसान तो ओबीसी में जाता है, तो 5वीं कुल्हाड़ी चला दिया। तो नरेंद्र मोदी जी खुद को ओबीसी कहते हैं और ओबीसी के पैर पर कुल्हाड़ी भी चलाने का काम। ऐसा क्यों? ये बात समझने की जरूरत है कि ऐसा क्यों?
ऐसा इसलिए हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने बाद में बनाने का फैसला दूसरे लोगों ने किया पहले। कैसे? उदाहरण देकर आपको समझा। एक बार हम लोगों ने ग्राम प्रधानों की, सरपंचों की लिस्ट निकाली। जो बैकवर्ड और शेड्यूल्ड कास्ट से चुनाव जीतकर सरपंच आए थे, उनकी लिस्ट निकाला हम लोगों ने कि सरपंचों से मिला जाए, अपने समाज के लोग मिल के आए। तो एक गांव में हम लोग गए, तो गांव के बाहर एक आदमी बकरी चला रहा था। तो उसको हम लोगों ने पूछा कि सरपंच जी का घर कौन सा है? उसने इशारे में बताया वो उधर सरपंच जी का घर दिख रहा है। तो हम लोग उधर चले गए। घर के अंदर घुसे तो पता चला ये ठाकुर का घर है। ठाकुर अंदर थे, तो उनको हम लोगों ने पूछा सरपंच जी का घर यही है? बोले यही घर है। तो हम लोग लिस्ट में शेड्यूल कास्ट का सरपंच, घर ठाकुर का है, और ये ठाकुर जैसा आदमी भी लग रहा है, मगर ये बोल रहा है कि नहीं यही सरपंच जी का घर है। हम लोग कंफ्यूजन में। तो हम लोगों ने पूछा कि सरपंच जी आप ही हैं क्या? और ज्यादा क्लियर करने के लिए पूछा कि सरपंच जी आप ही हैं क्या? तो उन्होंने जवाब दिया नहीं, सरपंच हम ही रहते थे, मगर इस बार सीट रिजर्व हो गई थी, इसलिए दूसरे को बना दिया। तो तब तक वो बकरी चराने वाला आदमी वहां पहुंच गया, क्योंकि उसको हम लोगों ने पूछ के आया था कि सरपंच का घर कौन सा है। तो उसको पता चला होगा हमारी जरूरत पड़ सकती है। तो बकरी चराने वाला आदमी वहां पहुंच गया। तो उसने कहा, ठाकुर ने बताया यही सरपंच जी। तो हम लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे देश में ऐसे ऐसे भी सरपंच जी लोग हैं जो अपना घर नहीं बताते, बनाने वाले का घर बताते हैं। अपना घर नहीं बताते सरपंच का घर पूछने पर, जिन्होंने उनको बनाया उसका घर बताते हैं कि ये सरपंच जी का है। तो ठाकुर ने कहा, क्योंकि हम लोग 4 व्हीलर गाड़ी से गए थे, 2-4 लोग गए थे, तो उनको लगा कोई सरकारी कर्मचारी हो, किसी काम से आए होंगे। तो उन्होंने कहा आप लोग बैठिए, चिंता मत करिए, चाय पानी करिए, जो काम होगा हो जाएगा, अब यही हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। तो हमने कहा काम तो हो जाएगा, वो तो ठीक है, पहले ये बताओ ये सरपंच जी की मुहर आपके घर रहती है या सरपंच जी के घर रहती है, पहले ये बताओ। ठाकुर ने कहा आप क्यों परेशान हो रहे हैं, मुहर भी यही रहती है, रजिस्टर भी यही रहता है, आपका काम हो जाएगा, आप बैठिए, पानी पीजिए, चाय पीजिए, फिर काम हो जाएगा। तो मैं ये उदाहरण क्यों बता रहा हूँ, कोई काम नहीं था, हम लोग तो सामाजिक काम के लिए गए थे, तो ये उदाहरण क्यों बता रहे हैं? ये उदाहरण इसलिए बता रहे हैं कि जैसे सरपंच की मोहर जिसने उसको बनाया उसके घर रहती है, वैसे नरेंद्र मोदी की मोहर जिसने उनको बनाया उसके घर रहती है। ये उदाहरण देख के बता रहा है। तो सरपंच की मोहर जिसने उनको बनाया उसके घर रहती है, वैसे नरेंद्र मोदी जी की मोहर जिसने उनको बनाया उनके घर रहती है। तो इससे क्या होता है? तो फैसले नरेंद्र मोदी जी नहीं करते, फैसले कोई और करता है। जब ये बात लोगों ने उठाना शुरू किया, हम लोगों ने उठाना शुरू किया, तो मोहन भागवत ने बयान किया कि हम सरकार के डे टू डे के काम में दखल नहीं देते। क्या बयान दिया? डे टू डे के सरकार के काम में दखल नहीं देते। डे टू डे के काम में दखल नहीं देते हैं, इसका दूसरा मतलब क्या है? कभी कभी दखल देते हैं, रोज के काम में दखल नहीं देते हैं, मगर कभी कभी दखल देते हैं। और वो दखल कब देते? जब ओबीसी की गिनती का मामला, ओबीसी के रिजर्वेशन का मामला हो, SC ST के रिजर्वेशन का मामला हो, जब ऐसे मामले आते हैं तभी दखल देते हैं, रोज रोज दखल नहीं देते हैं। तो इसलिए जो नरेंद्र मोदी को, इसलिए मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी मुख नहीं मुखौटा, क्योंकि ओबीसी की जातियों में जागृति बढ़ी तो उनको लगा कि अगर हम किसी ब्राह्मण का चेहरा सामने करते हैं, पता नहीं ओबीसी का वोट मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने करते हैं तो जरूर वोट मिलेगा, और अगर ओबीसी के नाम पर प्रोजेक्ट करते हैं फिर तो जरूर मिलेगा। तो इसलिए पंडितों ने नरेंद्र मोदी का मुखौटा लगाया। तो हम देखते हैं तो नरेंद्र मोदी दिखते, और पीछे
चेहरा किसका है? ब्राह्मण का है, मगर आगे मुखौटा किसका दिखता है? नरेंद्र मोदी का दिखता है। तो हमें मुख नहीं दिख रहा, हमें मुखौटा दिख रहा है। इसलिए हमने कहा कि नरेंद्र मोदी मुख नहीं है, मुखौटा है। ब्राह्मणों ने वो मुखौटा लगाकर हमारे लोग का वोट ब्राह्मण ले रहे हैं और फिर हमारा ही सत्यानाश करने का कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ये बात भी हम लोगों को समझने की जरूरत है। एक नशा हमारे लोगों के ऊपर धर्म का भी बहुत चला है। पंडित कहता है धर्म खतरे में, मुसलमान का कब्जा हो गया। मैंने कहा अरे भाई, देश का एक भी प्रधानमंत्री मुसलमान बना गया? 75 साल में बना गया? नहीं बना। बनने की लाइन में कोई है? दूर दूर तक नहीं है। चलो, शेड्यूल कास्ट का कोई आदमी बना क्या? नहीं बना। बनने की लाइन में कोई है? दूर दूर तक नहीं है। शेड्यूल ट्राइब का कोई आदमी बना क्या? नहीं बना। बनने की लाइन में कोई है? दूर दूर तक नहीं। ओबीसी का कोई आदमी नरेंद्र मोदी के अलावा 5 साल के लिए देश का प्रधानमंत्री बना क्या? नरेंद्र मोदी की तो कहानी बता दी, तो उनको तो माइनस ही कर लो पहले। अब उनको छोड़कर कोई ओबीसी का आदमी 5 साल के लिए देश का प्रधानमंत्री बना क्या? एक भी ओबीसी का आदमी 5 साल के लिए देश का प्रधानमंत्री नहीं बना। तो इससे ये बात प्रमाणित होती है कि देश की आजादी के 75 साल में 85 से 90% लोग, 85 से 90% जिनकी आबादी है, उनका कोई आदमी देश का प्रधानमंत्री 5 साल के लिए नहीं बन पाया। या तो ब्राह्मण बनते रहे या तो ब्राह्मण बनाते रहे, या तो खुद बनते रहे या तो दूसरों को बनाते रहे। तो हमें हमारा आदमी कोई नहीं बना 85 से 90% वाला। और हमें डर किसका दिखाया जा रहा है? मुसलमानों का डर दिखाया जा रहा है। मुसलमानों का डर क्यों दिखाया जा रहा है? क्योंकि वो समझाकर आपको हिंदू नहीं बना सकते। क्योंकि जब वो समझाने आए तो आप पूछोगे पंडित जी, चलो हम हिंदू बन गए, अब हमारा हिंदू में क्या स्थान हो? हमको ब्राह्मण बना रहे हो कि क्षत्रिय बना रहे हो कि वैश्य बना रहे हो कि शूद्र बना रहे हो कि अछूत बना रहे हो, क्या बना रहे हो? तो ब्राह्मण इसका जितना जवाब देगा उतना ही फंस जाएगा। इसलिए ब्राह्मण सोचता है ये जवाब देने की झंझट में पड़ने से तो नुकसान हो जाए। इसलिए ब्राह्मण क्या करता है? जितना मुसलमानों के खिलाफ में भड़काओगे, जितना मुसलमानों का डर दिखाओगे, उतना समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बगैर समझाए ही ये झंडा बुलंद रहे। तो बगैर समझाए ही हमारे लोग झंडा बुलंद रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो डर दिखाता मुसलमानों। जैसे जो हमने भारत बंद घोषित किया, पहले हिजाब का प्रकरण शुरू हुआ दक्षिण भारत से। हिजाब कितना दिन से मुस्लिम महिलाएं पहन रही है जानकारी है किसी को? पता नहीं कब से पहन रही, कोई विवाद नहीं। फिर उस पर मुसलमानों ने प्रतिक्रिया नहीं दिया जाता, क्योंकि मुसलमान भी अब समझदार हो गए हैं कि हमारी प्रतिक्रिया से ये लोग हिंदू बन जाते हैं, इसलिए प्रतिक्रिया मत। उस पर प्रतिक्रिया ज्यादा नहीं दिया। ब्राह्मणों को लगा हिंदू नहीं बन रहे, मुसलमान प्रतिक्रिया नहीं कर रहे, हिंदू नहीं बन रहे। फिर अजान का प्रकरण है। अजान कब से बजता है? पता नहीं कब से बजता है, उसका कोई विवाद नहीं था। ओबीसी के लोगों के लिए ब्राह्मण 24 घंटे की रोजगार स्कीम चलाते हैं कि आप मुसलमानों का विरोध करो। तो आपको शासन प्रशासन में रोजगार तो नहीं है, मगर मुसलमान का विरोध करने के लिए 24 घंटे का रोजगार और 365 दिन का रोजगार आपके पास है। तो बजरंग दल के लोगों के माध्यम से जहां जहां अजान हो वहां बजरंग दल के ओबीसी के लोग जाकर के हनुमान चालीसा बजाएंगे, ऐसा भी कार्यक्रम शुरू किया। लेकिन इसका भी मुसलमानों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो इससे भी हमारे लोग हिंदू नहीं बन पाए, क्योंकि जब तक मुसलमान प्रतिक्रिया ना करे तब तक हिंदू बनते नहीं। ब्राह्मणों ने सोचा इससे भी नहीं बने। फिर काशी और मथुरा का मामला उठाया। काशी मथुरा का मामला उठाने के बाद भी हमारे लोग मुसलमानों ने प्रतिक्रिया ज्यादा नहीं किया। तो 25 मई का भारत बंद काफी हद तक कामयाब हो गया। तो ब्राह्मणों को लगा कामयाब हो गया। देश भर में जाति आधारित जनगणना की चर्चा शुरू हो गई। अभी इसको जल्दी दबाना पड़ेगा, जल्दी दबाना पड़ेगा।
बोला इतना बड़ा बड़ा काम किया, कोई प्रक्रिया मुसलमानों में नहीं है। अब मोहम्मद साहब के ऊपर ही टिप्पणी करवाना पड़ेगा, तभी मुसलमान प्रक्रिया करेंगे, नहीं तो मुसलमान प्रक्रिया कर नहीं रहे। तो नूपुर शर्मा के माध्यम से मोहम्मद साहब पर टिप्पणी करवाया, तब मुसलमान सड़क पर उतरे। तो प्रक्रिया थोड़ा हुई, ब्राह्मणों को लगा हाँ थोड़ा काम अभी हुआ इतना, तो उससे देश और दुनिया में भारत की बदनामी हो गई। भारत की जो सेकुलर छवि थी दुनिया में, उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा नूपुर शर्मा प्रकरण। मतलब वो हमारे मुद्दे को दबाने के लिए, हमारे मुद्दे को रोकने के लिए देश की बदनामी दुनिया में कर सकते। और क्या कहते हैं, हम तो राष्ट्र हैं, हम तो राष्ट्रवादी। जो राष्ट्र के नहीं है वो राष्ट्रभक्त और राष्ट्रवादी होने का दावा कर रहे हैं, और राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रद्रोह का सर्टिफिकेट वाली नहीं देता। जो राष्ट्र के ही नहीं, वो हमको राष्ट्रद्रोही और राष्ट्रभक्त का सर्टिफिकेट होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। हम है कि नहीं? अरे हम तो स्वाभाविक राष्ट्रभक्त हैं। क्यों? क्योंकि ये राष्ट्र हमारा, हम देश के मूल निवासी है। हमारे अंदर से ही कोई इच्छा, बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी में अंदर से ही कोई इच्छा देश के विरोध में आती ही नहीं, क्योंकि हम वास्तविक रूप से देश के मूल निवासी हैं। इसलिए अंदर से ही कोई इच्छा नहीं आती है देश के। जो देश के नहीं है वो पब्लिसिटी कर रहे हैं। पब्लिसिटी की जरूरत किसको? जो है नहीं उसको पब्लिसिटी की जरूरत है। जो नहीं है वो पब्लिसिटी कर रहे हैं, हम राष्ट्रभक्त, हम राष्ट्रभक्त, हम राष्ट्रभक्त, हम राष्ट्रवादी, हम राष्ट्रवादी, पब्लिसिटी कर रहे हैं। डीएनए ने कह दिया तुम नहीं हो, डीएनए कह रहा नहीं हो, वो पब्लिसिटी कर रहे हैं, हम राष्ट्रभक्त। क्योंकि उनको डर लग रहा है ये पोल पट्टी कहीं हमारी खुल ना जाए, इसलिए वो कर रहे हैं, और उसके नाम पर हमारे लोगों को गुमराह कर। जब फूले साहू अम्बेडकर का मूवमेंट चल रहा था, तब गांधी जी और कांग्रेस के लोग यही काम करते थे। आज जो आरएसएस के लोग काम कर रहे हैं, जब फूले साहू अम्बेडकर का मूवमेंट चल रहा था, तब गांधी जी और कांग्रेस के लोग यही काम करते थे। जो ये पूछ ले कांग्रेस के लोगों से कि भाई आजादी की लड़ाई में तो हम साथ देने को तैयार हैं, लेकिन बैकवर्डों को क्या मिलेगा, शेड्यूल कास्ट को क्या मिलेगा, आदिवासी को क्या मिलेगा, जो पूछ ले वो अंग्रेजों का पिट्ठू है, अंग्रेजों का दलाल है, राष्ट्र के विरोध में है, देश की आजादी के विरोध में है, कांग्रेस वाले प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आज जो इस बात को पूछ रहा है, अरे भाई तुम हिंदू 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 कह रहे हो, मान लिया, मगर हमें क्या मिलेगा? आज जो इस बात को पूछ रहा है उसको आरएसएस और बीजेपी वाले राष्ट्रद्रोही कह रहे हैं। तो कांग्रेस का जमाना था और ये बीजेपी का जमाना है, काम में कोई अंतर नहीं है दोनों के, दोनों का काम एक ही है। इसलिए मैं अपने ओबीसी के लोगों को कहता हूं कि उस समय हमारे लोग कांग्रेस के राष्ट्रवाद के झांसे में फंसे। जब ज्योतिबा फूले कह रहे थे उस लड़ाई में मत जाओ, जब साहू महाराज कह रहे थे उनके साथ मत जाओ, जब बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे थे उनके साथ मत जाओ, जब पेरियार कह रहे थे उनके साथ मत जाओ, वो देश पर कब्जा कर लेंगे, अंग्रेज चले जाएंगे, तुमको कुछ नहीं मिलेगा। तो हमारे लोग नहीं समझे, राष्ट्रवाद के नाम पर उनके झांसे में आए, और आज आरएसएस के राष्ट्रवाद के नाम पर उनके झांसे में फंस गए। तो कांग्रेस के झांसे में फंसे राष्ट्रवाद के नाम पर 75 साल हो गए भुगत रहे हैं, और अगर आरएसएस के राष्ट्रवाद के झांसे से जल्दी बाहर नहीं आए तो कई हजार पीढ़ियां भुगते। इसलिए मेरा ओबीसी को यह कहना है जितना जल्दी हो सके बाहर आ जाओ। जीरो को अगर जीरो से लड़ा तो कितना होगा, जीरो का जीरो से पूरा करो कितना होगा, जीरो। बड़ी से बड़ी संख्या का जीरो से पूरा करो कितना होगा। एक तो मुसलमान देश की विधायिका में, मुसलमान देश की कार्यपालिका में, मुसलमान देश की न्यायपालिका में, मुसलमान देश में कहीं भी लोकतांत्रिक संस्थानों में नहीं, मतलब जीरो। और हम लोग भी जीरो। तो जीरो इंटू जीरो कितना हो गया, जीरो। ये तो साजिश चल रही है, जीरो को जीरो से लड़ाते रहो, जीरो जीरो लड़ते रहे और जीरो जीरो करके जीरो ही रहने दो। जिसके पास कुछ है उससे लड़ोगे तो कुछ मिलेगा, अब जिसके पास कुछ है ही नहीं उससे लड़ रहे हो तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए ओबीसी को कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हमको कहाँ लड़ना है, किससे लड़ना है, किससे नहीं लड़ना है, ये बहुत सारी बातें हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। दोस्त और दुश्मन की पहचान हम लोगों को करना चाहिए, और वो पहचान
ज्योतिबा फूले को जब पढ़ोगे, साहू महाराज को पढ़ोगे, बाबा साहब को पढ़ोगे, पेरियार को पढ़ोगे तो समझ। एक और आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त कर देता हूं, क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है। देश में जो ब्राह्मणवाद विरोधी मूवमेंट चलता है, उसकी विफलता का सबसे पहले नंबर का कारण क्या है? देश में जो ब्राह्मणवाद विरोधी मूवमेंट चलता है, उसकी विफलता का सबसे पहले नंबर का कारण यह है कि उस मूवमेंट को दलित मूवमेंट में कन्वर्ट कर दिया। उस मूवमेंट को क्या कर दिया गया? दलित मूवमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया। दलित मूवमेंट में कन्वर्ट करने से जो बड़ा मूवमेंट था वो छोटा मूवमेंट था। ये जानबूझकर ब्राह्मणों द्वारा प्लान बना करके किया गया। इस मूवमेंट को शुरू किया आधुनिक भारत में ज्योतिबा फूले, आगे बढ़ाया साहू महाराज ने, उसको आगे बढ़ाया बाबा साहब अम्बेडकर। ज्योतिबा फूले ओबीसी थे, साहू महाराज ओबीसी थे, बाबा साहब अम्बेडकर शेड्यूल कास्ट थे मगर दलित नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अपने को कभी दलित माना है। शेड्यूल कास्ट थे मगर दलित नहीं थे, क्योंकि दलित और शेड्यूल कास्ट में अंतर है। बाबा साहब के साहित्यों में कहीं पर भी उन्होंने अपने को दलित नहीं कहा। तो इससे क्या हुआ, ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट कुछ जातियों तक ही सीमित हो गया और इसकी वजह से ये मूवमेंट चल तो रहा है मगर सफल क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जब तक ये बहुजन मूवमेंट नहीं है तब तक ये सफल नहीं है। बहुजन मूवमेंट बनने के लिए बैकवर्डों को ये बात समझना होगा, ये हमारा मूवमेंट है। शेड्यूल कास्ट को समझना होगा, हमारा मूवमेंट है। शेड्यूल ट्राइब को समझना होगा, हमारा मूवमेंट है। माइनॉरिटी को समझना होगा, हमारा मूवमेंट है। तभी ये बहुजन होगा, नहीं तो बहुजन नहीं है। और जब तक ये बहुजन नहीं है तब तक ये सफल नहीं। आज बहुजन का नाम ले लो, लोग सोचते हैं किसी एक जाति का आदमी होगा बहुजन का नाम ले। तो इस तरीके का वातावरण तैयार किया गया है। ज्योतिबा फूले के साहित्य को दलित साहित्य, बाबा साहब के साहित्य को दलित साहित्य, साहू महाराज का साहित्य ही तो गायब कर दिया, उसका तो पता ही नहीं चल रहा है। हम तो जब साहू महाराज को लेकर अभियान चलाना शुरू किए तो लोगों को पता ही नहीं था कि साहू महाराज कौन है। बहुत सारे बैकवर्डों को नहीं पता था, वो कहते थे ये कौन है। मुझे तो इस बात का भी आश्चर्य होता है कि देश में आरक्षण को लेकर इतनी चर्चा चल रही है, हर जाति बिरादरी के लोग आरक्षण को लेकर जागृत हो रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ तक जिनका 80% कब्जा है वो भी 10% आरक्षण अपने लिए लागू कर लिए। इसके बावजूद भी किसी अखबार में कोई आर्टिकल नहीं आती कि आरक्षण की शुरुआत कहां से हुई, कैसे हुई, किसने पहले लागू किया, इसकी कोई आर्टिकल ही नहीं आती किसी अखबार में। ज्यादा से ज्यादा आर्टिकल क्या आती? आर्थिक आधार पर आरक्षण। तो हमारे जो जेंटलमैन है और चौराहे पर बैठ कर कहते हैं नहीं हम तो बैकवर्ड हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जाति के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, आर्थिक आधार। अब उनको पता ही नहीं ABCD की आरक्षण कैसे आया संविधान में, इसका इतिहास क्या है, कुछ पता नहीं है, तो वो अखबार पढ़ के बोलते हैं। आरक्षण के लिए इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड जो लोग हैं उनको आरक्षण की व्यवस्था है। जो पिछाड़े गए लोग हैं समाज व्यवस्था में, तो उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उसके प्रतिनिधि जाए, इसके लिए आरक्षण की व्यवस्था है। गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन का कार्यक्रम है कि हर समाज के प्रतिनिधि जाने चाहिए, इसके लिए आरक्षण व्यवस्था है। ये नौकरी देने के लिए गरीबी का कार्यक्रम नहीं है, गरीबी खत्म करना। मगर ये बात कहाँ पता है? कोई आर्टिकल नहीं आता कि साहू महाराज ने आरक्षण लागू किया, कोई आर्टिकल नहीं। तो हमारे बैकवर्ड समाज के जो महापुरुष है उनके इतिहास को दबाया गया, छुपाया गया। ज्योतिबा फूले के बारे में कितना पढ़ाया गया? समाज सुधारक थे, शिक्षा पर बहुत काम किया, महिलाओं को शूद्रों को शिक्षित किया, बहुत पढ़ा दिया। तो इतना पढ़ा दे, इतना ही है ज्योतिबा फूले का, इतना ही तो नहीं है, बहुत है, मगर इतना ही पढ़ाया गया। तो ये जो इतिहास है, इस इतिहास को हमारे लोगों को समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। ये बहुजन मूवमेंट है, ये दलित मूवमेंट नहीं है, ये बात हम लोगों को समझने की जरूरत है। ज्योतिबा फूले ने पहले ये लड़ाई शुरू किया, साहू महाराज ने उसको आगे बढ़ाया और बाबा साहब अम्बेडकर जैसा लीडरशिप पैदा करने का काम साहू महाराज ने किया। और कहा मानगांव परिषद में, मानगांव परिषद में कहा कि आपको आपका नेता, आपका मसीहा अम्बेडकर के रूप में मिल गया है। मेरा अंतर्मन कहता है आने वाले समय में अम्बेडकर देश के नेता हैं। साहू महाराज ने क्या कहा? देश के नेता। आज का OBC क्या कहता है? महारों के नेता है, चमारों के नेता है,
क्यों कहता है? उसे साहू महाराज पता ही नहीं है। उसको पता हो तब ना हो कहेगा, उसको पता ही नहीं है। जब पता नहीं है तो कहेगा, जो उसको पंडितों ने बताया वो कहेगा। फिर ओबीसी के लोगों के पास पंडित लोग जाते हैं, कोई ओबीसी नया नया आ गया, हमारी मीटिंग में सुन लिया, उसको नया नया भूत चढ़ा दो चौराहे पर, बोलता जय भीम, वो चौराहे पर बोल दिया जय भीम, दो चार पंडित सुन रहे हैं, इसको कौन सा भूत चढ़ गया यार, आगे जय भीम बोल रहा है, इसका थोड़ी क्लास लेते हैं। वो उसके पास जाते, कुछ हमारे क्यों हो गया, जय भीम बोल रहा, क्या हो गया? तो बाबा साहब ने बहुत काम किया देश के लिए, इसलिए जय भीम बोल रहे। तो तुम्हारे लिए क्या किया? लिखी तो रहे थे, बाबा क्या कहता, लिखी तो रहे थे, शेड्यूल कास्ट के लिए लिख दिया उनकी जितनी आबादी उतना आरक्षण होना, आदिवासी के लिए लिख दिया उनकी जितनी आबादी उतना आरक्षण होना, तो ओबीसी के लिए क्यों नहीं लिख दिया जितनी आबादी उतना आरक्षण होना चाहिए? लिख ही रहे थे, कलम उनके हाथ में थी, संविधान उन्होंने ही लिखा, तो तुम्हारे लिए लिखा नहीं, तुम ऐसे ही जय भीम बोल रहे हो। बात तो सही है, शेड्यूल कास्ट के लिए लिख दिया, शेड्यूल ट्राइब के लिए लिख दिया, मेरे लिए लिखा ही नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा। अब ओबीसी के आदमी को पता नहीं है संविधान बनने की प्रक्रिया कब शुरू हुई, उसके लिए क्या क्या हुआ, कैसे बना। ओबीसी के लोगों ने कांग्रेस के लोगों को समर्थन दिया, गोलमेज सम्मेलन में ओबीसी का एक भी मुद्दा गांधी जी ने नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर की सबसे बड़ी देन भारत को एडल्ट फ्रेंचाइज है। आज ओबीसी के लोग अगर एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं होता तो आज ओबीसी के लोग जो पंचायत चुनाव से लेकर के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक की कुर्सी पर जा रहे हैं, नहीं करता। एडल्ट फ्रेंचाइज तो लंदन में नहीं था, जब बाबा साहब ने अंग्रेजों से लड़कर भारत में लागू करवाया, तो लंदन में एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था। मांग चल रही थी लंदन में 1917-18, मगर लागू नहीं था। बाद में लंदन में जब एडल्ट फ्रेंचाइज लागू करना हुआ तो बाबा साहब अम्बेडकर को एक्सपर्ट के तौर पर अंग्रेजों ने लिया कि ये आदमी जानकार है वैश्य पदाधिकार के, इसलिए इनको लो कमेटी में, लंदन की कमेटी में लिया। भारत के लोग नहीं मानते, अंग्रेजों ने माना और अंग्रेजों ने लेने का काम किया। तो ये तो सबसे बड़ी देन है, क्योंकि ओबीसी की संख्या ज्यादा है, मगर ये संख्या बेकार हो जाती है अगर एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं होता, तो ये बेकार हो जाती संख्या इसका। तो क्योंकि गांधी जी कह रहे हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इनकम टैक्स देने वाले लोग हैं, उन्हीं को वोट का अधिकार है। बाबा साहब ने कहा नहीं, सबको होना चाहिए। हमारे लोग कहाँ पढ़ने लिखने दिया जो हमारे लोग पढ़े लिखे, इसलिए सबको होना चाहिए। कहा वोट कैसे डालेंगे? कहा चुनाव चिन्ह दे दो, जो काम करते हैं, जिन चीजों का उपयोग करते हैं, हल बैल कुदाल फावड़ा का, उसको ही चुनाव चिन्ह बना दो, वो देखकर हमारा आदमी वोट डाल देगा। कहा उनको अकल ही नहीं है इतना, वो वोट गलत आदमी को डाल देंगे। बाबा साहब ने कहा प्रैक्टिस करते करते सही आदमी को डालना सीख जाएंगे, वो पहले देखो। तो इसलिए भारत में चुनाव चिन्ह है, अमेरिका में नहीं है। तो ये बहुत सारी बातें हमारे लोगों को नहीं पता है। संविधान सभा में कांग्रेस के एक भी ओबीसी को टिकट नहीं दी, और दो चार जो जीत के गए थे वो बोल ही नहीं रहे थे। बाबा साहब को तो कांग्रेस वाले कहते थे आप ओबीसी का मत देखो, ओबीसी का हम लोग देख रहे हैं, आप अपना देखो, शेड्यूल कास्ट का देखो, ओबीसी का मत देखो। बाबा साहब ने सोचा ओबीसी के लिए कुछ नहीं होता है, तो बाबा साहब ने जो दो चार लोग चुनाव जीत कर गए थे उनको कहा आप लोग ही बोलो, आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हो? कहा ये बदमाश लोग बोलने देंगे कुछ देने वाले? कहा नहीं देंगे, मानो तो तुम्हारी पीढ़ियां पढ़ेगी तो उनको समझ में आएगा कि हमारे लोगों ने माना था। तो ओबीसी के लोगों ने बाबा साहब के कहने पर संविधान सभा में खड़े हो गए और अपनी बात कही। तो आर्टिकल 340 बड़ी जद्दोजहद के बाद संविधान, और नेहरू जब आर्टिकल 340 पर अमल नहीं कर रहे थे तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। आप तो बहुत बड़े बड़े नेता है ओबीसी के, गिनती नहीं हो रही है, इस्तीफा नहीं देता है, वो उधर ही बना रहता और उलट कर समझाता अरे सत्ता में बने रहना तो जरूर, हमारा आदमी भी कहता बने रहना तो जरूर। तो हमारे लोगों को बहुत सारी बातों की जानकारी नहीं है, और ये जानकारी ना होना ही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। बाबा साहब की कोशिशों की वजह से ही कालेलकर कमीशन, अगर आज ओबीसी को 27% आरक्षण मिल रहा है तो
तो 27% की जड़ में मंडल आयोग की जड़ में कालेलकर आयोग की जड़ में आर्टिकल 340 है, और आर्टिकल 340 की जड़ में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, और बाबा साहब अम्बेडकर की जड़ में साहू महाराज, और साहू महाराज की जड़ में ज्योतिबा फूले है। इतना बड़ा मामला है। अगर ये पूरा मामला बताया जाए, समझाया जाए, तब हम बहुजन बन सकते हैं, और इस आंदोलन को भी बहुजन आंदोलन हम लोग बना सकते हैं। इतना पूरा मामला हम लोगों को बताने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है, और इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत है। अभी हम लोगों ने 25 मई को भारत बंद किया, आने वाले समय में फिर भारत बंद करेंगे, मगर केवल भारत बंद से काम नहीं चलेगा, ये बड़ा मामला। इसलिए संसद को भी घेरने का कार्यक्रम हम लोग आने वाले समय में बनाने का काम करें। 52 करोड़ ओबीसी के लोग हैं। हमने पहले मान लिया 51 करोड़ हमारे बुलाने पर नहीं आएंगे, हमने अपनी तरफ से ही मान लिया। 1 करोड़ तो आएंगे ना, जब देश भर में संगठन खड़ा हो जाएगा गांव-गांव में, तो 1 करोड़ आदमी तो आ जाएगा। और जब 1 करोड़ आदमी आ जाएगा, तो वो 1 करोड़ आदमी ओबीसी का है। शेड्यूल कास्ट के लोग हमारे जागृत है पहले से, आदिवासी लोग भी बहुत बड़ी संख्या में जागृत है, मुसलमान लोग भी सहयोग करने के लिए तैयार है। उन लोगों का कहना है कि आप ओबीसी लोग अपनी लड़ाई को लड़ो, हम आपका साथ देने के लिए बैठे हुए हैं। तो 1 करोड़ अगर ओबीसी के लोग आ जाएंगे, 1 करोड़ बाकी लोग भी कम से कम आ जाएंगे। तो दिल्ली में 2 करोड़ लोग पहुंचे। दिल्ली जो लोग गए हैं उनको पता है दिल्ली में पहले से जगह नहीं। अगर 2 करोड़ लोग दिल्ली पहुंच जाएंगे तो दिल्ली में जगह नहीं बचेगी, और वहां पहुंचकर ऐलान कर देंगे। क्या ऐलान कर देंगे? कि भाई सांसद महोदय लोग, आप लोग अंदर हैं और हम लोग बाहर हैं, तो हम लोग इसलिए आए हैं कि आप जाति आधारित जनगणना का फैसला कर लो, और अगर आप नहीं करोगे तो जब बाहर निकलोगे तो आपके साथ हमको क्या करना है, ये फैसला करके हम आए। तो ऐसा कहने के बाद में तो फिर मुझे नहीं लगता कि जाति जनगणना का फैसला नहीं होगा, हो जाएगा। तो इसलिए साथियों, ये लड़ाई हम लोगों को लड़नी पड़ेगी, और इस लड़ाई को लड़ने के लिए आप लोग तन मन धन से साथ सहयोग देंगे, ऐसी आशा और उम्मीद के साथ आप लोगों ने मुझे सुना। इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय मूल्यवासी, जय भारत। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी का। मैं आभार व्यक्त करने के लिए जिला प्रचारक महोदय रामदास ठाकुर जी, आमसेव जिला प्रचारक आभार व्यक्त करने के लिए